गुड इवनिंग बच्चों। आज हम क्लास 12 की एक बड़ी अच्छी मेरी फेवरेट पोयम है बेटा, ए थिंग ऑफ ब्यूटी। पोयम नंबर 3 है ए थिंग ऑफ ब्यूटी। थोड़ा मैं टाइटल लिखने के लिए यहाँ जगह नहीं छोड़ पाया, ठीक है, इसलिए मैंने कॉर्नर में लिख दिया। पोयम का नाम है बेटा ए थिंग ऑफ ब्यूटी। इसके बारे में पढ़ेंगे, मैं एक्सप्लेनेशन बताऊंगा आपको, पूरा पोयम का एक्सप्लेनेशन बताऊंगा आपको। और लिटरेरी डिवाइस मतलब इसमें कौन कौन से फिगर्स ऑफ स्पीच यूज हुए हैं जिसको हम अलंकार कहते हैं। और हाँ, एग्जाम में कैसे पूछा जाएगा, पोयम का स्टैंजा दिया जाता है और उससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो दो नंबर के दो क्वेश्चन रहेंगे, एक नंबर का एक, मतलब 4 या 5 नंबर आता है। तो ये पोयम है बेटा ए थिंग ऑफ ब्यूटी। इस पोयम को पढ़ने से पहले हम थोड़ा सा इस पोयम की बैकग्राउंड के बारे में जान लेते हैं, इस पोएट के बारे में जान लेते हैं। पोएट है इसके बेटा जॉन कीट्स। ये रोमांटिक पोएट है। इंग्लिश लिटरेचर में रोमांटिक पोएट, आप वो वाला रोमांस मत समझिएगा। रोमांटिक पोएट अधिकतर कल्पनाओं में खोए रहते हैं और उनका मानना ये होता था कि जो भौतिकवादी दुनिया है उसी के कारण संसार में बुराइयां आई हैं, इसलिए वो हमेशा कल्पनाओं में खोए रहते हैं और ज्यादा करके वो प्रकृति का प्रेम दिखाते हैं। वो कहते हैं कि दुनिया में जो चीजें हैं, जो हमारी सुख सुविधाओं की वस्तुएं हैं, उनसे ज्यादा अच्छी चीजें या उनसे ज्यादा सीख हमको कहाँ मिल सकती है, प्रकृति के पास मिल सकती है। तो ये जो पोयम है बेटा ना, जॉन कीट्स, पहले राइटर के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। जॉन कीट्स 1795 में पैदा हुए थे और 1821 में मर गए थे, लगभग 26 साल जिए थे। तो लोग कहते हैं कितने अच्छे पोएट थे कि अगर वो जिंदा रहते, अगर और ज्यादा समय तक जिंदा रहते तो अपनी रचनाओं के कारण वो विलियम शेक्सपियर से भी आगे निकल जाते। ये तो कहने की बात हो गई। और अपने जीवन काल में उन्होंने जो भी कुछ रचनाएं की, 26 साल की उम्र बहुत छोटी उम्र होती है बेटा। और 15 साल के बाद इन्होंने पोयम लिखना शुरू किया। तो 15 साल तक ये एक डॉक्टरी पेशा अपनाना चाहते थे। इनको जो है इनके घर वालों ने कहा, थोड़ा माता पिता बहुत गरीब थे, पिताजी इनके अस्तबल में काम करते थे और अस्तबल में घोड़ों की देखरेख करते समय ही घोड़ों से गिर गए और इनको सर में चोट लग गई उनके और मर गए इनके पिताजी। माँ को टीबी हुआ, इनके छोटे भाई को टीबी हुआ, खुद इनको भी टीबी हुई, मरे। एक बीमारी ने इनका पूरा परिवार खा लिया, टीबी की बीमारी ने जॉन किड्स के परिवार को। ये तो पोएट के बारे में हो गया। और बेटा ने पूरी जिंदगी प्यार के लिए तरसते रहे। इनको 2 बार प्रेम हुआ, ये हमारे सिलेबस में है, पीजीटी के सिलेबस में है। इनको जीवन में 2 बार प्रेम हुआ और दोनों बार जो लड़कियां थी इनके स्टेटस को लेकर इनको मना कर दी। शुरू में तो उन्होंने जो है पता नहीं वो समझती थी कि नहीं, लेकिन शुरू में उन्होंने इनको मोटिवेट किया, लेकिन जब इन्होंने अपने मन की बात कही तो उन्होंने मना कर दिया कि आपका लेवल हमारे लेवल के बराबर नहीं है। ये अनमैरिड ही थे और पूरे जीवन प्रेम के लिए तरसते रहे। क्योंकि जब बड़े हुए, जब इनको जैसे जब छोटे थे तो पिताजी मर गए, थोड़े और बड़े हुए तो माँ मर गई, परिवार में सबसे बड़े थे। इनका भाई इनकी गोद में मरा था, ठीक। और ये जब मरने लगे थे अपने एक दोस्त की बाहों में मरे थे। तो जीवन बड़ा दुखदाई था। तो अब जानो ना, आदमी के जीवन में जिस चीज की कमी होती है लगभग पूरे जीवन वही तलाशता रहता है। इनकी रचनाओं में आपको प्रेम, सुंदरता, इन्हीं का वर्णन मिलेगा, ठीक है। और ये जो पोयम हम पढ़ने जा रहे हैं बेटा ना, ये एक उन्होंने बुक लिखी, एपिक मतलब होता है महाकाव्य, जैसे हमारे यहाँ महाभारत रामायण है, वैसे उन्होंने एक बहुत मोटी किताब लिखी 4 वॉल्यूम में। मतलब उस एपिक की 4 किताबें, उस किताब का नाम, उस एपिक का नाम क्या था, महाकाव्य का नाम था इंडीमियन। वो कहानी है एक गडरिये की जिसका नाम इंडीमियन था और सुंदरता की देवी नाम डायना है शायद, ठीक है। उनकी कहानी है। एक दिन वो कहानी मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। एक दिन वो सो रहा होता है, नींद में ही देखता है उनको, डायना को, और उनसे प्रेम करने लगता है। लेकिन जब उठता है तो
समझ में आता है कि वो कहाँ देवी है, मैं कहाँ साधारण सा मनुष्य। उसके बाद उसके दिमाग में बात आती है कि चलो देखते हैं, घूम के देखते हैं कि लोगों को प्रेम होता है तो मेरी तरह ही महसूस करते हैं कि नहीं। वो अपना देश छोड़ के निकलता है, तो जैसे जैसे आगे बढ़ता है उसको तमाम प्रेमी मिलते जाते हैं। जैसे आप इंग्लिश लिटरेचर पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि इंग्लिश लिटरेचर में भी बड़े मशहूर मशहूर प्रेमी जोड़े थे। तो इंडिमियन में बताया गया है कि इंडिमियन जाके इनसे मिलता है और अंत में आता यही भारत के आसपास रुक जाता है और यहाँ एक लड़की से वो प्रेम करने लगता है और उससे शादी भी करने वाला होता है। तो लड़की उसको बुलाती है, शादी का दिन ही था, तभी जो है ये जाते हैं वहां। उसके बाद वो लड़की नहीं आती, उसका इंतजार करते करते सो जाते हैं। तो फिर वो जो प्रेम की देवी थी डायना, शायद डायना ही नाम था, नाम मुझे एग्जैक्टली याद नहीं बेटा, वो प्रेम की देवी जो है उनके सपने में आती है, कहती है तुम तो मुझसे प्रेम करते थे और कहाँ इस लड़की से शादी करने जा रहे हो। तो इंडिमियन उसी सपने में कहता है कि आप देवी हैं, मैं एक साधारण सा मनुष्य हूँ, हमारा आपका प्रेम कहाँ हो सकता है। तो फिर डायना कहती है ठीक है जाओ देखो लड़की कहाँ है। उनकी नींद खुलती है और ये डायना नींद में कहती है जाओ देखो लड़की जहाँ रहती थी वहां है। और ये वापस जाते हैं उसके घर तो पता चलता है कि वो लड़की ही क्या है, वो डायना थी, वेश बदल के आई थी, रह रही थी। उसके बाद डायना अपना आइडेंटिटी रिवील करती हैं और इसको लेके जाती हैं, एक तालाब में नहलाती हैं, कोई जादुई तालाब था और ये भी देवता बन जाता है और इसको लेकर स्वर्ग चली जाती है। तो उसी इंडिमियन की जो शुरुआती लाइनें हैं वही आपको पढ़ना है, शुरुआती जो लाइन है वही आपको पढ़ना है, उस कहानी से बहुत मतलब नहीं है। बस आप ये देखो इस पोयम में कितनी अच्छी अच्छी बातें जॉन कीट्स ने कही है। चलो देखते हैं, पहली लाइन में क्या है, ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर। बात को समझो, कह रहे हैं कि ए थिंग ऑफ ब्यूटी, थिंग मतलब वस्तु, ब्यूटी मतलब सुंदरता। अगर कोई वस्तु सुंदर है, इज अ जॉय तो हमेशा, जॉय मतलब खुशी, फॉर एवर मतलब हमेशा, वह चीज हमेशा हमें खुशी देगी। ठीक, सुंदरता का अनुमान ऐसे मत लगाइए कोई चीज हमको देखने में सुंदर लग गई तो बस वो वस्तु सुंदर है, वो जो है व्यक्ति सुंदर है, नहीं। सुंदरता का एक और पैमाना होता है, सुंदरता का पैमाना ये है उस वस्तु को चाहे जब देखो वो आपको सुंदरता ही, सॉरी, वो आपको खुशियां ही प्रदान करे, आप जीवन के चाहे जिस अवस्था में हो। जैसे कोई वस्तु अच्छी लगी, आप दुकान से लेकर आके घर पे रख दिए, अब देखो जब वो वस्तु दुकान से घर पे आ जाती है ना, कम सुंदर लगने लगती है। नहीं, वो चीज हमारे लिए सुंदर नहीं थी, वो हमको वहां सुंदर लग गई थी एक क्षण के लिए, लेकिन हमारे लिए सुंदर नहीं थी। सुंदर वो वस्तु है, उसको चाहे जब देखें हम, उसकी सुंदरता हमारे लिए उतनी ही बनी रहे और जब भी देखें वो क्या है, हमें सुंदर आनंद ही प्रदान करे। इसलिए पहली लाइन में कहते हैं ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर। ठीक है, एक सुंदर वस्तु क्या है, एक सुंदर वस्तु क्या है जो हमेशा हमें खुशियां प्रदान करे। ठीक, जैसे एक माँ के लिए उसका बेटा, माँ चाहे जिस अवस्था में रहे, बेटा जब छोटा रहता है तब भी माँ उसको देखकर खुश होती है, बेटा बड़ा हो जाता है तब भी माँ उसको देखकर खुशी होती है। तो वहां एक माँ के लिए जो बेटा है वो क्या है, थिंग ऑफ ब्यूटी है। ठीक, उसके बाद आगे कहते हैं, आगे और अच्छी बात कहते हैं, इट्स लवलीनेस इंक्रीजेस। लवलीनेस मतलब सुंदरता, प्यारापन, इंक्रीजेस मतलब होता है बढ़ना, और उसकी सुंदरता ना हमेशा बढ़ती जाती है। किसकी, सुंदर वस्तु की। जब जब देखोगे तब तब आपको खुशियां मिलेंगी और उसकी सुंदरता दिन प्रतिदिन बढ़ती जाएगी, तब वो सुंदर है। अन्यथा अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया ना, हम कोई वस्तु खरीद के लाए दुकान से, घर में रख दें और धीरे धीरे क्या होता है, वो हमको कम सुंदर लगने लगता है, तो वो चीज सुंदर नहीं है हमारे लिए। सुंदर कौन सी वस्तु है, आप समझो, जो हम जब पहली बार देखे उतना सुंदर लगे, उतनी खुशी मिले, और जब जब हम देखे हमको उतना ही सुंदर वो वस्तु दिखे और उतनी ही खुशियां हमको मिले, वो चीज क्या है, हमारे लिए सुंदर है। मैंने एक एग्जांपल आपको दिया माँ और बेटे की, माँ और बेटे का प्रेम, और माँ को बेटे को देखने का जो अप्रोच है वही क्या है, असली मायने में सुंदरता है। ऐसे बहुत सारे लोग होंगे। आगे चलते हैं, एक सुंदर वस्तु हमेशा हमें
आनंद या प्रसन्नता प्रदान करती है और उसकी सुंदरता बढ़ती जाती है। फिर कहते हैं इट विल नेवर पास इनटू नथिंगनेस। इट मतलब यह मतलब कौन, उसकी सुंदरता, उस सुंदर वस्तु की सुंदरता विल नेवर पास, कभी भी नहीं जाती है, गुजरती है कहां, इनटू नथिंगनेस। नथिंगनेस मतलब होता है खत्म होना, नथिंगनेस, नथिंग मतलब कुछ भी नहीं ना, नथिंगनेस मतलब खत्म होना, समाप्त होना। तो उस सुंदर वस्तु की सुंदरता कभी भी समाप्त नहीं होती है। ये 2.5 लाइन एक सुंदर वस्तु के, सुंदर वस्तु को अगर जानना है तो सबसे इंपॉर्टेंट है बेटा। कह रहा है, कवि कह रहा है, पोएट कह रहा है कि एक सुंदर वस्तु जो होती है हमको हमेशा आनंद या खुशियां प्रदान करती है, उसकी सुंदरता हमेशा बढ़ती जाती है और उसकी सुंदरता कभी भी खत्म नहीं होती है। ये है सुंदर वस्तु की पहचान। आगे चलते हैं। कभी खत्म नहीं होगी बल्कि क्या होगा, बट विल कीप अ बोर क्वाइट फॉर अस एंड अ स्लीप फुल ऑफ स्वीट ड्रीम्स एंड हेल्थ एंड क्वाइट ब्रीदिंग। कह रहे हैं वो सुंदर वस्तु क्या करेगी, सुंदर वस्तु इन सब चीजों के अलावा क्या करती है, बट विल कीप, कीप मतलब रखना, यहां पर आप मान सकते हो बनाना, बल्कि सुंदर वस्तु क्या करेगी, बना के रखेगी क्या। अब बोर, बोर मतलब होता है बेटा झाड़ी, कुंज, छोटी छोटी झाड़ियां आप जाते होगे पार्क में ना, पेड़ों को काट कर ऐसे स्टाइल में रखा जाता है और छाया रहती है, लोग उसके नीचे बैठते हैं ना, दैट इज काइंड ऑफ अ बोर। तो वही कह रहे हैं कि वो सुंदर वस्तु क्या है, बट विल कीप, बल्कि वो बनाएगी। अब बोअर मतलब एक झाड़ी, क्वाइट मतलब शांति से भरी हुई, फॉर अस मतलब हमारे लिए, बल्कि वो सुंदर वस्तु हमारे इस भाग दौड़ भरे जीवन में हमें एक शांत और छायादार स्थान प्रदान करेगी। एंड अस्लीप, जिसके नीचे हम सोएंगे, और वो जब सोएंगे तो ऐसी वैसी नींद नहीं आएगी, क्या आएगा, फुल ऑफ स्वीट ड्रीम्स, वो जो नींद आएगी वो फुल मतलब भरी होगी, स्वीट ड्रीम्स मतलब मीठे मीठे सपनों से। देखो बड़ी अच्छी बात बोल रहा है पोएट, क्या कह रहा है बेटा, वो सुंदर वस्तु जो है हमारे जीवन में एक शांति की, एक शांति से भरी झाड़ी या शांति से भरा स्थान का काम करती है। मतलब जीवन में हम जब जब परेशान होंगे तो उस सुंदर वस्तु को देख लेंगे तो हमको क्या मिलेगी, शांति मिलेगी। वही पोएट यहां कह रहा है, बट विल कीप अ बोअर, बल्कि वह जो सुंदर वस्तु है एक झाड़ी का काम करेगी, एक झाड़ी प्रदान करेगी, क्वाइट जो शांति से भरी होगी, किसके लिए, फॉरस मतलब हमारे लिए, एंड अस्लीप और वहां पर हमें नींद आएगी, और वो नींद कैसी होगी, फुल ऑफ स्वीट ड्रीम्स, मीठे स्वप्नों से भरी हुई नींद आएगी, एंड हेल्थ और जब नींद अच्छी आएगी तो हमारा स्वास्थ्य क्या होगा, अच्छा रहेगा, एंड क्वाइट ब्रीदिंग, क्वाइट मतलब यहां पर है साफ स्वच्छ, ब्रीदिंग मतलब सांस, और हमारी सांस भी क्या होगी, एकदम अच्छे से चलेगी, मतलब हम बिल्कुल स्वस्थ रहेंगे। पहले स्टेंजा में पोएट यही कह रहा है कि एक सुंदर वस्तु जो है वो हमेशा खुशियां प्रदान करती है, उसकी सुंदरता हमेशा बढ़ती जाती है और उसकी सुंदरता कभी खत्म नहीं होती, बल्कि सुंदर वस्तु हमारे लिए एक शांति रूपी झाड़ी का काम करती है, जहां पर हमें मीठे सपनों से भरी नींद आती है, हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहता है और हमारी सांसें भी अच्छी से चलती हैं, हमारी सांसें भी अच्छे से रहती है। कुल मिला के यहाँ पर स्वास्थ्य की बात कर रहा है। एक सुंदर वस्तु अगर हम देखेंगे तो हमें खुशियां मिलेंगी और हम क्या रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे। ये हेल्थ वर्ड आप समझ लो, मैंने अभी क्या बताया आपको कि जॉन कीट्स क्या थे, डॉक्टर थे 15 साल तक ना, 15-16 साल तक, तो आपको ऐसे वर्ड मिलेंगे, हेल्थ गिविंग, ब्रीदिंग, ये सब वर्ड मिलेंगे, वो अपना डॉक्टरी वाला थोड़ा बहुत लगा रहे हैं। आगे चलते हैं। अगले स्टेंजा में क्या कह रहा है पोएट, कह रहा है देयरफॉर, इसीलिए, किसी लिए, सुंदर वस्तु के लिए, ऑन एवरी मोरो, ऑन एवरी मोरो, एवरी मतलब हर, मोरो मतलब सुबह, इसीलिए सुंदर वस्तु के कारण ही हर सुबह आर वी रीडिंग, रीडिंग मतलब होता है बेटा बुनना, बनाना, ठीक है, इसीलिए हर सुबह हम बनाते हैं क्या,
अ फ्लावरी बैंड, फ्लावरी मतलब फूलों वाला, बैंड मतलब गुच्छा, माला। इसीलिए हम हर सुबह फूलों की माला बनाते हैं। क्या करने के लिए? टू बाइंड अस, अपने आप को बांधे रखने के लिए, टू द अर्थ मतलब पृथ्वी से। अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है बेटा, पोएट ये कह रहा है ये दुनिया हमें अच्छी लग रही है, तभी हम हर सुबह उठते हैं और सुंदरता, जो फूल क्या है, फूल क्या है? सुंदरता के प्रतीक है ना, तो उन सुंदरता के प्रतीक फूलों को लेकर माला बनाते हैं और हम उसी बहाने इस पृथ्वी से अपने आप को जोड़े रखते हैं। वैसे फूलों की माला बनाकर हम क्या करते हैं? हम अपने देवी देवताओं को चढ़ाते हैं, पूजा अर्चना करते हैं। और ये सब किस लिए करते हैं? क्योंकि ये दुनिया हमको अच्छी लग रही है, हमारा परिवार अच्छा लग रहा है ना, हम उसी की शुभकामना, उन्हीं को ठीक ठाक बनाए रखने के लिए ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। तो इनडायरेक्टली पोएट यही कह रहा है, इसी सुंदरता के कारण हम लोग हर सुबह उठते हैं, फूलों की माला बनाते हैं और उसी बहाने अपने आप को पृथ्वी से जोड़े रखने की कोशिश करते हैं। अब देखो यहां विचार बदल रहे हैं। पोएट कह रहा है कि ये तो सुंदर वस्तु हुई, उसके बाद इस संसार में क्या है? स्पाइट ऑफ डिस्पोंडेंस, डिस्पोंडेंस मतलब बेटा निराशा, स्पाइट ऑफ मतलब के बावजूद, संसार में निराशा के बावजूद, ऑफ द इनह्यूमन डर्थ, डर्थ मतलब होता है बेटा कमी, इनह्यूमन मतलब अमानवीय, कह रहे हैं निराशा के बावजूद और अमानवीय कमी के बावजूद। और वो अमानवीय कमी क्या है? ऑफ नोबल नेचर, नोबल मतलब होता है नेक, नेचर मतलब स्वभाव, नेक स्वभाव वाले मनुष्यों की कमी के बावजूद फिर क्या कह रहे हैं? ऑफ द ग्लूमी डेज, ग्लूमी मतलब होता है निराशा वाले, डेज मतलब दिन, इस संसार में निराशा वाले दिन होने के बावजूद, हर आदमी के जीवन में निराशा होती है ना, पोएट वही समझा रहा है बेटा कि संसार में निराशा के बावजूद और अमानवीय अच्छे स्वभाव वाले मानवों की अमानवीय कमी के कारण, ये अच्छे स्वभाव वाले, नोबल नेचर मतलब अच्छे स्वभाव वाले, इनह्यूमन मतलब हो गया अमानवीय, डर्थ मतलब कमी, ठीक है, अच्छे स्वभाव वाले मनुष्यों की कमी के बावजूद, ऑफ द ग्लूमी डेज और निराशा भरे दिनों के बावजूद, और क्या? ऑफ ऑल द अनहेल्दी एंड ओवर डार्केंड वेज, ऑफ अनहेल्दी, देखो फिर से वो हेल्थ वाला वर्ड आ गया, ठीक है, करें अनहेल्दी, अनहेल्दी मतलब क्या होता है? अस्वास्थ्यकर, यहां पर क्या है? बुरा, बेकार। तो कह रहे हैं ऑफ ऑल द अनहेल्दी एंड ओवर डार्केंड, ओवर मतलब बहुत ज्यादा, डार्केंड मतलब अंधेरा भरा, वेज मतलब रास्ता, कह रहे हैं बेकार और अंधेरे भरे रास्ते के बावजूद, और ये बेकार और अंधेरा भरा रास्ता कहां मिलता है? मेड, जो बनाया जाता है, फॉर आवर सर्चिंग, सर्चिंग मतलब ढूंढना, और हम ढूंढते हुए कहां जाना चाहते हैं? अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए। तो कह रहे हैं कि हम अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए जो बेकार और अंधकार पूर्ण रास्ता अपनाते हैं, उन रास्तों के बावजूद क्या हो गया? यस, हाँ, इन स्पाइट ऑफ ऑल मतलब इन सबके बावजूद, सम शेप ऑफ ब्यूटी, शेप मतलब आकृति, ब्यूटी मतलब सुंदर, कुछ सुंदर आकृति, यहां पर शेप का मतलब वस्तु समझ लो कि कोई सुंदर वस्तु मूव अवे, हटा देती है, द पाल, पाल मतलब होता है बेटा पर्दा, कपड़ा, पाल कहां लगता है पता है ना? नाव पर लगता है, जो हवा को रोककर नाव को हवा के दिशा में चलाने का काम करता है, तो वो पाल कपड़ा। कह रहे हैं इन स्पाइट ऑफ ऑल मतलब इन सबके बावजूद, मतलब निराशा, अच्छे स्वभाव वाले मानवों की कमी, निराशा वाले दिन और बेकार तथा अंधकारपूर्ण रास्ते अपनाने के बावजूद, सम शेप ऑफ ब्यूटी, कुछ सुंदर वस्तुएं मूव्स अवे हटा देती हैं, द पाल मतलब पर्दा या कपड़ा, फ्रॉम आवर डार्क स्पिरिट्स मतलब हमारे अंधकार पूर्ण आत्माओं से। इन सारी चीजों से हमारी आत्मा क्या हो जाती है? अंधकार पूर्ण हो जाती है, लेकिन कोई सुंदर वस्तु आती है और उस अंधकार को क्या कर देती है? हटा देती है और मिटा देती है। पोएट ये कह रहा है, ठीक है। इस स्टैंजा का अर्थ एक बार जल्दी से देख लेते हैं। Therefore on every morrow, इसलिए हर सुबह,
आर वी रीडिंग अ फ्लावरी बैंड, हम लोग फूलों की माला बनाते हैं, टू बाइंड अस टू द अर्थ, अपने आप को पृथ्वी से जोड़े रखने के लिए। अब आगे क्या कहते हैं, स्पाइट ऑफ डिस्पोंडेंस, निराशा के बावजूद, ऑफ द इनह्यूमन डर्थ ऑफ नोबल नेचर, अच्छे स्वभाव वाले मनुष्यों की कमी के बावजूद, ऑफ द ग्लूमी डेज, निराशा वाले दिनों के बावजूद, of all the unhealthy and over darkened ways made for our searching, और अपने उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए हम जो बेकार और अंधकारपूर्ण रास्ता अपनाते हैं, उन रास्तों के बावजूद, यस इन स्पाइट ऑफ ऑल, हाँ इन सब के बावजूद, सम शेप ऑफ ब्यूटी, कोई सुंदर वस्तु मूव्स अवे द पाल, वो पर्दा हटा देती है, फ्रॉम आवर डार्क स्पिरिट्स, मतलब हमारी अंधकार पूर्ण आत्मा से कोई सुंदर वस्तु आती है, और ये सारा निराशा, अच्छे स्वभाव की कमी, निराशा वाले दिन और गलत रास्ते वाला जो सब अज्ञान था, वो सुंदर वस्तु आती है और क्या कर देती है, उसको हटा देती है, और हमारी आत्मा इन उलझनों से बाहर निकल जाती है। ठीक, तो कुल मिला के वो बताना चाहते हैं कि सुंदर वस्तु हमको कहां से बचा सकती है। ठीक, अब आगे चलते हैं, अगले स्टेंजा में वो कुछ एग्जाम्पल दे रहे हैं कि सुंदर वस्तुएं और कौन कौन सी हो सकती हैं। तो कह रहे हैं सच द सन, इसी प्रकार से सुंदर क्या है, सूरज है। द मून, उसी तरह से सुंदर चंद्रमा है। ट्रीज ओल्ड एंड यंग, पुराने और नए पेड़ भी सुंदर हैं। स्प्राउटिंग अ शेडी बोन, स्प्राउटिंग मतलब निगलते हुए, शेडी मतलब छायादार वृक्ष, बून जो वरदान का काम करते हैं, किसके लिए, फॉर सिंपल शीप मतलब साधारण भेड़ों के लिए। सही बात है ना बेटा, जो छायादार पेड़ हैं वो गर्मियों में भेड़ जैसे जानवरों के लिए क्या है, वरदान का काम करते हैं। तो इसलिए पोएट कह रहा है ऐसी ही सुंदर वस्तु क्या है, सूरज है, चंद्रमा है, नए और पुराने पेड़ हैं, और निकलते हुए छायादार वृक्ष हैं, जो साधारण सी भेड़ों के लिए क्या करते हैं, क्या काम करते हैं, वरदान का काम करते हैं। फिर आगे कहते हैं एंड सच आर डैफोडिल्स, और ठीक इसी प्रकार डैफोडिल्स भी होते हैं। डैफोडिल्स बेटा एक पीला पीला छोटा छोटा फूल होता है जो बहुत बड़ा नहीं होता। तो कह रहे हैं सच आर, ठीक इसी प्रकार की सुंदर वस्तु क्या है, डैफोडिल्स है, विथ द ग्रीन वर्ड, उस ग्रीन मतलब हरे, वर्ड मतलब संसार में, उस हरे संसार के साथ दे लिव इन, जिसमें वो रहते हैं। कौन रहता है, ये डैफोडिल्स। कह रहे हैं ठीक उसी प्रकार की सुंदर वस्तु क्या है, ये डैफोडिल्स हैं जो हरे भरे संसार में रहते हैं। वो हरा भरा संसार कैसे हुआ, अरे बेटा डैफोडिल्स का फूल जो होता है पीले रंग का होता है, लेकिन उसका पेड़, उसकी पत्तियां किस रंग की होती हैं, हरे रंग की होती है ना। तो बहुत सारे डैफोडिल्स अगर एक साथ खिले रहे तो क्या लगेगा, हरी हरी चीजों में पीला पीला फूल निकला हुआ है। तो वही हरा भरा संसार क्या है, उसका पेड़ और उसकी पत्तियां। वही कह रहा है कि ठीक उसी प्रकार की सुंदर वस्तु क्या है, डैफोडिल्स के फूल हैं जो अपने हरे हरे पेड़ों और पत्तियों में रहते हैं। आगे चल रहे हैं एंड क्लियर रिल्स, क्लियर मतलब साफ, रिल्स मतलब होता है बेटा झरना, सॉरी छोटी छोटी नदियां, स्मॉल स्ट्रीम। कह रहे हैं ठीक उसी प्रकार छोटी छोटी जो नदियां है, नदियां मतलब आप समझ लो बड़ी नहर टाइप की, ठीक है। तो जो छोटी छोटी साफ नदियां हैं वो भी सुंदर है। क्यों सुंदर है, दैट मतलब कि फॉर देमसेल्फ, वो अपने खुद के लिए, किसके लिए, अब नदियां कहां होती है, प्रकृति में होती है ना, नदी अपने लिए नहीं, प्रकृति के लिए क्या करती है, अ कूलिंग, कूलिंग मतलब ठंडा, कोवर्ट मतलब होता है बेटा आरामदायक स्थान, मेक मतलब बनाती है। यहां पर बेटा अगेंस्ट है, ए हटा दिया गया है बस तुक बनाने के लिए, अगेंस्ट मतलब के विरुद्ध, द हॉट सीजन मतलब गर्म मौसम के। पोएट कह रहा है एंड क्लियर रिल्स, और इसी प्रकार से सुंदर वस्तु क्या है, वह साफ और छोटी नदी है, दैट फॉर देमसेल्व्स, जो खुद प्रकृति के लिए और हमारे लिए भी, हमारे लिए मतलब मनुष्य और जानवरों के लिए भी, अ कूलिंग कवर्ट मेक, कूलिंग मतलब ठंडा, कवर्ट मतलब गुप्त और अच्छा आरामदायक स्थान, मेक मतलब बनाती है। जब नदियां बहती हैं बेटा गर्मी के मौसम में, आसपास थोड़ा ठंडा मौसम रहता है ना, अगर पेड़ पौधे हैं तो लोग जाकर वहां पर बैठ सकते हैं, थोड़ा आराम कर सकते हैं। उसी की बात कर रहा है कि प्रकृति में जो छोटी छोटी नदियां हैं, साफ नदियां हैं, वो प्रकृति के लिए भी, वहां आसपास का वातावरण क्या रहता है, थोड़ा बहुत ठंडा रहता है ना,
प्रकृति के लिए भी, खुद मनुष्य और जानवरों के लिए भी क्या बनाती है, एक ठंडा और आरामदायक स्थान बनाती है अगेंस्ट द हॉट सीजन, मतलब गर्म मौसम के खिलाफ या गर्म मौसम में। आगे क्या कहता है, ठीक उसी प्रकार की सुंदर वस्तु क्या है, द मिड फॉरेस्ट ब्रेक, ब्रेक मतलब होता है बेटा झाड़ियां, द मिड मतलब जंगल, फॉरेस्ट मतलब सॉरी मिड मतलब मध्य, फॉरेस्ट मतलब जंगल, ठीक उसी प्रकार बीच जंगल की जो झाड़ियां हैं वो भी सुंदर है। रिच मतलब जो बहुत अधिक है, रिच मतलब धनवान, यहां पर है बहुत अधिक मात्रा में, वो झाड़ियां क्या है, बहुत बहुत अधिक मात्रा में भरी हुई है, किससे, विथ अ स्प्रिंकलिंग ऑफ फेयर मस्क रोज ब्लूम्स, फेयर मतलब सुंदर, मस्क मतलब कस्तूरी, रोज मतलब गुलाब, ब्लूम्स मतलब खिले होना, और उन झाड़ियों में चमकते हुए सुंदर कस्तूरी गुलाब खिले हुए हैं, इसलिए वो झाड़ियां भी बहुत सुंदर लग रही हैं। देखो बेटा, यहां पर ये पूरे स्टैंजा में ना एक अलंकार यूज हुआ जिसको हम कहते हैं इमेजिनरी, ये हमको कल्पना करने पर मजबूर कर रहा है। देखो शुरू से ही बताया ना, सुंदर वस्तु क्या है, सूरज है, सुंदर वस्तु क्या है, चंद्रमा है, पुराने पुराने और नए पेड़ हैं, ठीक है, और निकलते हुए छायादार पेड़ हैं जो भेड़ों के लिए वरदान का काम करते हैं। उसके बाद बताता है कि डैफोडिल्स अपने पेड़ और पत्तियों के साथ सुंदर है। उसके बाद छोटी छोटी नदियां जो गर्मी में हमें एक छायादार और ठंडक स्थान प्रदान करती हैं, वो भी सुंदर है। फिर ये सबसे अच्छा इमेजिनरी है, बीच जंगल की वो झाड़ियां हैं जिसमें सुंदर सुंदर कस्तूरी गुलाब खिले हुए हैं, वो भी क्या है, सुंदर है। कस्तूरी गुलाब, स्प्रिंकलिंग, स्प्रिंकलिंग मतलब होता है छिड़कना, छिड़कना, जब हम छिड़कते हैं तो क्या होता है, बूंद बूंद गिरता है ना, तो जैसे बहुत सारी झाड़ियां हैं तो पत्ते के बीच में फूल लगेंगे ना, तो जगह जगह फूल दिखाई पड़ेंगे, तो इसलिए लगता है कि बूंद बूंद गिरा हुआ, इसलिए यहाँ पर स्प्रिंकलिंग वर्ब का यूज हुआ है, स्प्रिंकलिंग वर्ब का यूज हुआ है। इसका मतलब यही है कि जगह जगह पर झाड़ियों में क्या खिले हुए हैं, कस्तूरी गुलाब खिले हुए हैं, और वो गुलाब भी क्या है, सुंदर है। चलो हम चलते हैं अगले स्टैंजा पर और अंतिम स्टैंजा पर। अंतिम स्टैंजा ये है, एंड सच टू, और ठीक इसी प्रकार है, इज द ग्रैंडुअर, ग्रैंडुअर मतलब होता है महान, बड़ी कहानियां, ऑफ द डूम्स मतलब विनाश की। कह रहे हैं ठीक इसी प्रकार विनाश की महान कहानियां भी सुंदर है। अब ये कैसे हुआ, मैंने आपको क्लास में कहानी बताई होगी ना, मैकबेथ की, हैमलेट की, ये सब महान लोगों की कहानियां हैं, और आपने मैंने बताया ना लास्ट में ये लोग मर जाते हैं, इनका विनाश हो जाता है, लेकिन जिस तरह से वो जीते हैं और लास्ट में जैसे मृत्यु को प्राप्त करते हैं, तो भी क्या है, अपने आप में एक सुंदरता है। ठीक है, आप बड़े बड़े महावीरों की कहानी, आप जैसे हमारे रामचंद्र जी की कहानी ले लो, उनकी कहानी आप पढ़ोगे तो भी क्या है, महान लोग की कहानी है, और अंत में रामचंद्र जी भी शरीर छोड़ते हैं ना। तो वही पोएट कह रहा है, एंड सच टू इज द ग्रैंडुअर ऑफ डूम्स, और ठीक इसी प्रकार ये जो विनाश विनाश की कहानी है, किसकी, महान लोगों की जो विनाश की कहानी है वो भी सुंदर है। फिर आगे क्या कहता है, वी हैड इमेजिन्ड, हमने कल्पना की है, फॉर द माइटी, माइटी मतलब शक्तिशाली, डेड मतलब मरे हुए, डेड मतलब मरे हुए, हमारे शक्तिशाली मरे हुए पूर्वजों के बारे में हमने जो कहानियां या जो हमने कल्पनाएं की हैं वो भी क्या है, सुंदर है। पोएट ये कहता है, वी हैव इमेजिन्ड, हमने कल्पना की है, फॉर द माइटी डेड, हमारे शक्तिशाली और मरे हुए पूर्वजों की, और वो जो कल्पनाएं हैं हमारी, या जो हमने कहानी या गाथाएं सुनी हुई है, वो क्या है, सुंदर है। फिर आगे क्या कहता है पोएट, ऑल लवली टेल्स, वो सारी प्यारी कहानियां, दैट वी हैव हर्ड, जिसको हमने सुनी है, आर रेड, या जिसको हमने पढ़ी है, वो किस तरह है, एन एंडलेस फाउंटेन ऑफ इमॉर्टल ड्रिंक, एन मतलब वो ऐसे हैं जैसे कि, एन मतलब एक, एंडलेस मतलब कभी ना खत्म होने वाला, फाउंटेन मतलब फव्वारा हो, किसका, ऑफ इमॉर्टल मतलब अमर, ड्रिंक मतलब पेय, अमर पेय का कभी ना खत्म होने वाला फव्वारा, मतलब उसमें पानी कभी खत्म ही नहीं होगा, लगातार पानी उसमें से निकलता रहेगा। ठीक है, तो इमॉर्टल ड्रिंक मतलब क्या होता है, अमर पेय मतलब क्या होता है, अमृत, उसी को पी लेंगे तो हम अमर हो जाएंगे ना। तो पोएट ये कहना चाहता है, वो सारी प्यारी कहानियां जिसको हमने सुनी है और पढ़ी है ना, वो हमारे लिए क्या है,
कभी न खत्म होने वाले अमृत का फव्वारा है, फाउंटेन है। और वो फव्वारा कहाँ है और कहां से कहां आ रहा है अगली लाइन में बताएगा। पोरिंग, वो फव्वारा गिरा रहा है क्या, अमृत। पोरिंग मतलब उड़ेलना, गिराना, गिरा रहा है। ऑन टू अस मतलब हमारे ऊपर, हमारे ऊपर वो फव्वारा गिराया जा रहा है, मतलब अमृत गिराया जा रहा है। फ्रॉम द हेवेंस ब्रिंग्स, फ्रॉम द हेवेंस ब्रिंग्स। हेवेंस मतलब होता है बेटा स्वर्ग, ब्रिंग्स मतलब होता है किनारा। जैसे मैं कहूं कि ये सॉरी, जैसे ये घर की छत है तो यहाँ से गिराया जाए, यही क्या किनारा, यहाँ से कोई चीज नीचे गिराया जाए तो इसको क्या कहेंगे हम, ब्रिंग कहेंगे। तो कोडिंग ऑन टू अस, वो जो अमर पेड़ है वो हम पर उड़ेला जा रहा है, कहां से, फ्रॉम द हेवेंस ब्रिंग्स मतलब स्वर्ग के किनारे से, मतलब स्वर्ग से वो जो अमृत पेय है, वो अमृत पेय क्या है, वो सारी कहानियां और वो सारे किस्से जो हमने सुने हैं, ऐसा लग रहा है वो अमृत का फव्वारा है और हमारे ऊपर स्वर्ग से गिराया जा रहा है। ठीक है, तो बेटा ये पोयम थी आपकी आई थिंक ऑफ ब्यूटी। ये पोयम काफी बड़ी मैंने आपको बताया ना, उसकी कुछ लाइनें आपको पढ़नी है, तो मैंने आपको पोयम समझा दिया। अब लिटरेरी डिवाइस की बात हम करते हैं। लिटरेरी डिवाइस में मैंने बताया पूरी पोएम में इमेजिनरी फिलोसॉफी स्पीच का यूज हुआ है, मतलब पोएट हमें बार बार कल्पनाएं करने पर मजबूर कर रहा है ना, जब ऐसी बात हो तो इमेजिनरी होता है। और एक जगह बेटा ना इलिटरेशन का यूज हुआ है, जैसे देखो यहाँ पर हैव हर्ड, यहाँ पर एच और यहाँ पर एच, तो एलिटरेशन। एलिटरेशन मतलब लेटर्स की आवृत्ति जब बार बार हो, एक ही लेटर की आवृत्ति बार बार हो, तो हम वहां पर कौन सा अलंकार लिखते हैं, एलिटरेशन। तो इट वाज ऑल अबाउट द पोएम एंड द पोएट। थैंक यू बेटा, अच्छे से देख लेना, आई होप आप समझ गए होंगे। और आएगा बस एक स्ट्रक्चर देगा, उससे क्वेश्चन पूछेगा, 5 नंबर का आता है। गुड नाइट बेटा।